ऐसे का जो मेन पर्पस है, जब हमें एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जाता है, उसका जो मेन पर्पस है वो ये है समझना कि जो कैंडिडेट है वो कितने अच्छे से चीजें सोच सकता है, वो कितनी सेंसिटिविटी से बातें सोच सकता है और उनको लिख सकता है। दूसरी बात जो देखी जाती है वो ये होती है ये कि वो कितनी अच्छी भाषा में, कितनी अच्छी लैंग्वेज में वो ऐसे को लिख सकता है। तो ऐसे का पर्पस क्या है? बेसिकली ऐसे का पर्पस होता है कि वो कैंडिडेट को समझा जाए कि वो कितने अच्छे से चीजें सोच सकता है और वो लिख सकता है। क्योंकि किसी भी आप नौकरी में जाएंगे, एक आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा आपके काम आती है। अब किसी भी ऐसी को लिखने के लिए सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन वो फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है। तो इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल स्पॉट ऑन होनी ही चाहिए। अब इंट्रोडक्शन को स्पॉट ऑन बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, हर किसी का अपना स्टाइल है। पर जो 2 स्टाइल्स आई थिंक जो डेवलप होते हैं, जो आपको मोर ऑफ्टन देन नॉट दिखने में आते हैं, वो होता है, एक तो या तो इंट्रोडक्शन शुरू की जाती है किसी की कोटेशन से। दूसरा होता है आप किसी के जीवन से कोई आप घटना, कोई विवरण उठा लें और आप उसका इंट्रोडक्शन बना लें और उसी से अपना ऐसे शुरू करें। इससे होता क्या है ऐसी इंट्रोडक्शन देने से, कि आपकी इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग हो जाती है और रीडर को जो पढ़ने में पहली बार में ही मजा आने लगता है, तो वो हो सकता है कि वो पूरा ऐसे भी पढ़ेगा और वो ये भी देखेगा कि आपने कितने अच्छे से ऐसे को एक्सप्लोर किया है, उस टॉपिक को आपने एक्सप्लोर किया। अब ऐसी इंट्रोडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कोटेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वो लिख के रख लें। आप मतलब जो बड़े नेता हुए हैं या बहुत फिलोसोफर्स हुए हैं, आप उनके शब्दों को लिख के रख लें। आपको ऐसी किताबें भी मिलती हैं जो जो एग्जैक्टली कोटेशन से डील करती हैं, पर इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप ऐसी कोटेशंस आप ऑनलाइन ढूंढें, आप वो लेके रख लें। मार्टिन लूथर हो गया, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, इनके शब्दों को आप लिख के रख लें। तो किसी भी ऐसे की जो आपको लगता है कि रेलेवेंट कोटेशन है, इससे आप उस ऐसे को शुरू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया, एनेक्डोट्स हो गए। एनेक्डोट क्या होते हैं? किसी की जीवन की घटना का कोई विवरण, जिससे आप अपनी बात शुरू करना चाहेंगे कि महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे हुआ, उन्होंने ऐसे डांडी मार्च शुरू किया और उन्होंने इस तरीके से अंग्रेजों से लोहा लिया। इस बात से भी आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि एक अकेला इंसान जिसके हाथ में कोई मतलब कोई हथियार नहीं है, वो कैसे इतनी बड़ी अंपायर से पंगा ले सकता है। अ, इससे भी आप बात शुरू कर सकते हैं। इन दोनों से क्या होता है कि आप अपनी बात बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपने एग्जामिनर को बता रहे हैं। अब जो इसका कंक्लूजन पार्ट है, इसके बाद ऑब्वियसली जब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया तो आप मेन पार्ट पर आएंगे। आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को भी डील करेंगे, आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उस टॉपिक के आप गिवन एस्पेक्ट्स भी बताएंगे। उसी में ही आपका बेसिकली ऐसे जो है बाय एंड लार्ज उसकी मेन बॉडी बन जाएगी। जो कंक्लूजन पार्ट है, कंक्लूजन के भी जो 2 तरीके मुझे समझ में आते हैं, वो तो या तो ये तरीका है कि आप वे फॉरवर्ड बताएं, या फिर एक तरीका है कि आपने जो भी एनालिसिस दिया है उसका और आप समरी कंक्लूजन दे दें, यानी कि कुछ शब्दों में, 1-2 पैरा में आप ये खत्म करके ये बता के खत्म कर दें कि हमने ऊपर ये डिस्कस किया है, इसमें ये बात थी और हमारे हिसाब से ये इसका कंक्लूजन है। अच्छा कंक्लूजन माना जाता है जहां वे फॉरवर्ड भी बताएं। सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करना ही पर्पस नहीं है, उस प्रॉब्लम का अगर कोई सोल्यूशन भी आप बताएं तो ये आपके ऐसे को और बढ़िया बना देता है। तो वे फॉरवर्ड इज ऑलवेज सजेस्टेड। वे फॉरवर्ड में आप क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि अभी तक तो ये हो रहा है, पर इस तरीके से आप इस चीज को बढ़िया बना सकते हैं। किसी कमेटी का नाम ले दीजिए, किसी किसी कमीशन का जो रिकमेंडेशंस आई हैं, रिकमेंडेशन इज नथिंग बट वे फॉरवर्ड। किसी कमीशन की कोई रिकमेंडेशन आई है, आप उस पे बात कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड वी थिंक दैट वी शुड गो इनटू दैट डायरेक्शन। इस तरीके से आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। इस तरीके से जो एक ऐसे बनता है, वो एक बैलेंस्ड ऐसे होता है, वो एक बढ़िया ऐसे होता है। अब कोटेशन इकट्ठी करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो हर किसी में होनी ही चाहिए। न्यूज़पेपर्स में जब ओपिनियन, खासकर जहाँ पर पेज होता है, वहां पर जो राइटर्स होते हैं वो कभी कभी ऐसे बढ़िया फ्रेजेस यूज करते हैं
कई न्यूज़पेपर्स की टॉपिक अगर ओपिनियन आप जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस देखिए, उसके ओपिनियन पेज के टॉप राइट कॉर्नर पे उन्होंने वो हम हर रोज एक कोटेशन भी देते हैं। कुछ और नहीं तो वही कोटेशंस आप लिख के रख लें, आपके कहीं ना कहीं काम वो आ ही जाएंगी। तो इस तरीके से ये आदत होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लिख के रख लिया, आप उसे देखें, पढ़ें। कभी हर हर तीसरे चौथे दिन आप पढ़ते रहें तो आपको भी याद रहेगा कि जब ऐसे का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से कुछ उठा सकते हैं। और इस तरीके से आपका एक बहुत ही रिच मटेरियल तैयार हो जाता है जो आपको बाद में भी काम आता है। इसके अलावा जो एक एनरिचमेंट का तरीका है वो है डेटा। गवर्नमेंट हर साल डेटा निकालती है, बहुत सी मिनिस्ट्रीज, बहुत सी एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेटा निकालती हैं जो आपके बहुत काम आ सकता है। तो वो डेटा भी आप अपने एसेज में यूज कर सकते हैं। जैसे एसर का आता है डेटा एजुकेशन पर, और इकोनॉमिक सर्वे आता है वो गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी पर क्या डेटा है, क्या इंपोर्ट्स हैं, क्या एक्सपोर्ट्स हैं, कितना प्रोड्यूस कर रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है। ये सब भी आपके ऐसे में जब आते हैं तो आपके ऐसे की एनरिच जो लेवल है बहुत एनरिच हो जाता है, और वो बहुत बढ़िया ऐसे बन जाता है। जीएस क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं और ऐसे ऐसे का ऐसे हम्म। राइटिंग, इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जीएस क्वेश्चंस ऐसी राइटिंग से बहुत फर्क है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि ऐसे में आपको 1500 शब्दों का 2000 1200 से 1500 शब्द कम से कम आपको मिलते हैं एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। जबकि जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको 150 से 250 शब्दों में अपनी बात खत्म करनी है। इसका मतलब ये है कि आपके पास शब्द बहुत कम है जीएस में। इसका सीधा इम्प्लीकेशन ये है, अपने आंसर आपको जीएस में पॉइंट्स में लिखने हैं, यानी कि बहुत पॉइंटेड आपको बात करनी है। उसके एग्जांपल्स है तो फटाफट से 2 लाइनों में आप अपनी बात खत्म करें और उसके आप एग्जांपल दें और वो पॉइंट खत्म करें। इसका मतलब ये नहीं कि एक 4 लाइन लिख के आपको जीएस का आंसर हो गया। जीएस का आंसर भी नेगेटिव्स और पॉजिटिव से डील करता है। जीएस का आंसर भी अपनी बॉडी रखता है, उसकी बॉडी में इंट्रोडक्शन भी आएगा। 3 लाइन से ज्यादा अगर इंट्रोडक्शन आप मत बनाए, और आपका कंक्लूजन भी 3 से 4 लाइनों में खत्म हो जाना चाहिए। जो मेन पार्ट आता है जीएस में वो होता है कि किसी भी चीज का फॉर एग्जांपल अगर क्रिटिकली एनालिसिस करना है, इसका मतलब ये है कि आपको क्रिटिसिज्म देनी है और एनालाइज भी करना है, यानी कि आपको पॉजिटिव भी देने हैं उस क्वेश्चन के, नेगेटिव्स भी देने हैं। तो आपको दोनों तरफ की बात करनी है। और उसके उसमें क्योंकि 150 से 250 शब्दों के बीच में जीएस का आंसर आना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप 6-7 पॉइंट्स हर आंसर में आपको देने ही देने हैं। इसमें आपको पॉजिटिव्स भी डील करने हैं, उसी में ही आपके नेगेटिव्स भी आ जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को पॉइंट्स लिखने में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप खासकर के ह्यूमैनिटीज के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पॉइंट्स में डील करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना लें। पैराग्राफ्स भी 3 से 4 लाइन से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। इन पैराग्राफ्स में ही आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। इन्हीं में जब आप 2 पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट में आप पॉजिटिव दे दें, अगले 2-3 पॉइंट में आप नेगेटिव दे दें, साथ में उनके एग्जांपल्स दे दें, कोई कमेटी आई है तो उसका नाम ले दें, और अंत में कंक्लूजन हमेशा ये बात ध्यान रखें, कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। कंक्लूजन में अगर आप क्रिटिकली भी एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी की ये परीक्षा है, तो माना ये जाएगा कि गवर्नेंस की तो बात हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में होने वाली है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको कंक्लूजन में गवर्नेंस के लिए कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बताना चाहिए। इससे आप एग्जामिनर को भी ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव साइड पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव साइड ज्यादा देख रहे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो जब आप कंक्लूड करें तो आप पॉजिटिव वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं। तो जीएस और एसए में यही मेन डिफरेंस है। एसए में आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, आप अच्छे से किसी भी आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जीएस में शब्दों की बहुत कमी है और आपको बहुत ही पॉइंटेड तरीके से अपना आंसर लिखना है। गागर में सागर भरने जैसा ही जीएस का हाल है, आपको छोटी सी बात में बड़ी बात करनी है। तो शब्दों की कमी है पर आइडियाज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही बात को आप 4 तरीके से लिखेंगे तो दैट डज नॉट मेक अ गुड आंसर। आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी डील करने पड़ेंगे। जीएस की यही चैलेंज है और यही इसी में जीएस का फिर रिवॉर्ड है।
क्योंकि फिर अगर आप अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं तो आप अपने एग्जामिनर को भी अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर कर देंगे। तो जीएस बेसिकली कम शब्दों में ज्यादा बात करने की बात है। We have seen in such type of examinations that the comprehensive is very long and time is not enough to read it. कम्प्रीहेंशन का मेन पर्पस ये होता है कि जो भी भाषा में आपको कम्प्रीहेंशन दी गई है, कम्प्रीहेंशन हिंदी में भी आती है। कम्प्रीहेंशन का पर्पस ये होता है कि क्या आपको वो भाषा समझ में आ रही है? क्या आप पढ़ पा रहे हैं? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? कम्प्रीहेंशन बेसिकली ये देखता है। कम्प्रीहेंशन में अच्छे जवाब देने का मतलब है कि आपको भाषा, इंग्लिश भाषा, क्योंकि हम बात करें तो मैं अंग्रेजी पर ही सीधा आती हूँ, आपको अंग्रेजी भाषा बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है। जब आप कम्प्रीहेंशन के सवाल, हो सकता है कि 2 पेज लंबी आपको पैराग्राफ दे दिया और ऊपर से बढ़िया बात और होगी क्योंकि फिलॉसफी का आपको कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, तो आप कैसे डील करें? उसको डील करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़ लें, पूछा क्या गया है। उससे आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि 2 बातें आपको पता लगेंगी। एक तो ये कि जो ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैराग्राफ दिया गया है, ये किस चीज़ से डील कर रहा है। आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि इसमें क्या मुझे एक्सपेक्ट करना है, कि क्या मैं पढ़ने वाला हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको उस पैराग्राफ में ही, उस कॉम्प्रिहेंशन में ही आपको किन एरियाज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि आपको सरसरी निगाह में समझ आ जाएगा कि कहाँ पर वो बात डिस्कस की गई है जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, जिसमें मुझे आंसर लिखना है। बहुत बार ये भी होता है कि वो लाइनें पढ़ने के बाद भी हालाँकि वो शब्द तो आ रहे हैं, पर वो लाइनें आंसर नहीं दे रही हैं। इस चक्कर में आपको अगल-बगल का भी पढ़ना होता है। अब जब आप अगल-बगल का पढ़ रहे हैं और उसमें भी आपको सवाल का जवाब समझ ना आए, इसका मतलब ये है कि भाषा बहुत टफ थी, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि आपको वो फ़ोर्स कर रहा है आपका एग्ज़ामिनर कि आप पूरे का पूरा पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल सीसैट के क्वेश्चन में जहाँ पर कम से कम 7 या 8 कम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स आते ही आते हैं और उसमें आपको डील, और 2 घंटे में आपको ये सब डील भी करना है और कई बार बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज वाले सवाल भी आ जाया करते हैं। तो उसमें आपकी यहाँ पर ही आपकी लैंग्वेज पर पकड़ समझ में आती है। यहाँ पर ही आपकी लैंग्वेज पे आपकी कितनी ग्रिप है, आपको कितनी बात समझ में आ रही है, ये यहाँ पकड़ा जाता है। इसमें क्या करने चाहिए? जैसे मैंने बताया कि इसमें आप ऑब्वियसली पहले सवाल पढ़ें, उसके बाद आप कम्प्रिहेंशन पे जाएँ। एक बार हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, फिर दोबारा उसे पढ़ें, फिर पूरे पैराग्राफ के साथ उसको पढ़ें और जितना जल्दी हो सके खत्म करें। नाउ इसकी स्पीड बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपनी अंग्रेजी सुधारें। इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है। तो इसके लिए आप बिफोर इवन यू स्टार्ट टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस करें, सवाल घर पे बैठ के जब आप प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन की खूब प्रैक्टिस करें और पढ़ें, अंग्रेजी जनरली पढ़ें, जिससे आपको अंग्रेजी से डील करना आपको समझ में आएगा। अंग्रेजी के जो टफ वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स आपको समझ में आएंगे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप उनके बारे में जानेंगे। तो एक तो अंग्रेजी पढ़ें, दूसरा जितना हो सके आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से डील करें। क्योंकि जिस तरीके से हमें 10वीं 12वीं में कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती थी अंग्रेजी के पेपर में, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन मोर ऑफन देन नॉट नहीं होती है। यहाँ पर टफनेस बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से आपको डील करना है तो आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो तरीका फिर यही है कि एक तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए और दूसरा उसके साथ आप पहले सवाल पढ़ें, उसके बाद आप जाएँ और आप पैराग्राफ को देखें, जहाँ पर आपको लगता है कि आंसर हो सकता है पहले वो देखें, नहीं दिखता है तो ऊपर-नीचे का भी सारा पढ़ें, उसमें तो डेफिनिटली आपको अपना आंसर मिल जाना चाहिए। What is the precise writing and how to overcome this section? प्रेसिज राइटिंग टू एन एक्सटेंड कॉम्प्रिहेंशन से ही एक तरीके से डील करती है। कॉम्प्रिहेंशन में जहाँ ये पूछा जाता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या जो आपके सामने लिखा गया है आप उसे पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। प्रेसिज राइटिंग में वो सिर्फ समझना भी नहीं होता है, उसको रिप्रोड्यूस भी करना होता है। और चैलेंज ये है प्रेसिज राइटिंग में, आपको सिर्फ डील ही नहीं करना है, आपको उसको 1/3 एक तिहाई शब्दों में रिड्यूस भी करना है। यानी कि जो भी आपको प्रेसिज राइटिंग में दिया गया है उसको एकदम से कम शब्दों में कॉम्पैक्ट करके लिखना होता है। आजकल जब प्रेसिज राइटिंग में सवाल पूछे जाते हैं उसमें आपको शब्दों का काउंट भी दे दिया जाता है
कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ऐसा पैराग्राफ दिया गया जिसमें 2000 शब्द हैं, उसके शब्दों को आपको 1/3 में कम करना है, तो इट विल कम समवेयर अराउंड 750 वर्ड्स और 800 वर्ड्स या इवन लेस देन दैट। एक रफ एस्टिमेट ये है कि उस उतने ना शब्दों तक पड़ जाएगा। तो आपके ऊपर फिर ये एक और चैलेंज आ गया कि उन्होंने तो शब्दों का भी काउंट दे दिया, यानी कि ये तो काउंट भी करें कि हम कितने शब्द लिखेंगे। तो प्रिसिस राइटिंग में आपका ये देखा जाता है कि कोई भी आर्गुमेंट जो दी गई है, उसको आप कैसे इतना कॉम्पैक्ट बनाएँगे कि आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पैराग्राफ में जो है वो आपने मिस भी नहीं की है, पर आप बहुत कम शब्दों में उसे लिख भी पा रहे हैं। इसके लिए अगेन 2 बातें जो साथ-साथ चलती हैं, वो एक तो ये है कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी और राइटिंग, आपकी अंग्रेज़ी इस केस में अंग्रेज़ी अच्छी है, तो आपको जो शब्द दिए गए हैं, आप उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं। मेरा तरीका ये है कि कि आप पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन में पढ़ते-पढ़ते में ही, फिर उसको आप लिख लें। लिख कर आप फिर उसे काउंट कर लें कि कितने शब्द बनते हैं। जब आप लिख रहे होंगे, एक बात का ध्यान रखें कि जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, एंड हो गया, और हो गया, द हो गया, आप उसको मिस कर सकते हैं। प्रोसेस राइटिंग में ये भी दिया जाता है कि आप ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स को आप छोड़ सकते हैं। वो आप कॉमा डालेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि इसकी बात हो रही है या फिर उसकी बात हो रही है। इस तरीके से आप अपने शब्दों को रिड्यूस करें। इम्पोर्टेंट बात लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सवाल का क्यों हुआ ये ज़रूरी होता है। कैसे हुआ, कब हुआ, इतना ज़रूरी नहीं है। ये 1-2 शब्दों में बात को ख़त्म किया जा सकता है। पर क्यों जो है, किसी भी बात का क्यों बहुत ज़रूरी होता है, कि क्यों हुई ये बात? या कोई इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस की डिटेल्स मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, अगर उसके अलावा और भी बहुत ज़रूरी बातें हो रही हैं। तो आप इंसिडेंस को मेंशन करें, कोई भी बात हुई है उसका क्यों आप मेंशन करें और उसको वहीं छोड़ दें। तो इस तरीके से आप अपने शब्दों को 1/3 में कम करें। कम करने के बाद आप देखिए और उस समय आप काउंट भी करेंगे। आपको काउंट अपने वर्ड्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रेसिज़ राइटिंग के आंसर लिखते हैं, वो ब्लॉक्स में लिखे जाते हैं। आप देखेंगे कि आपको उन्हीं शब्दों के उतने ही ब्लॉक्स लिखे गए हैं। जैसे टेबल फॉर्मेट होता है, 5-6 शब्दों के कॉलम्स बने होंगे और उन्हीं ब्लॉक्स में आपको अपने आंसर एक-एक शब्द लिखना होता है। तो जब आपका एग्ज़ामिनर पढ़ेगा, वो बहुत क्लियरली पढ़ रहा होगा कि आपने कितने शब्दों में अपना प्रेसिज़ राइटिंग खत्म किया। तो उस हिसाब से शब्दों की काउंटिंग ज़रूरी हो जाती है। अब अपनी बात इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लीजिए प्रिसिस राइटिंग में। इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहा है, जो टॉपिक का इम्पोर्टेंट जो डील हो रहा है उस प्रोसेस में, उसको लिखें। उसमें भी अगर आपको लग रहा है कि 1/3 शब्दों में खत्म नहीं हो रहा है, तो उसमें से भी आप इसे रिड्यूस करें। उसमें से भी ज़रूरी चीज़ लगाएँ निकालें, गैर ज़रूरी को छोड़ दें। ए, एंड, और, द ऐसे शब्दों को भी आप छोड़ दें उन्हें, और फिर जो शब्द बचते हैं, उनको आप एक बार दोबारा काउंट करें और फिर उन्हें फेयर करें। ये थोड़ी-सी लंबी एक्सरसाइज़ है और ये सिर्फ़ आप प्रैक्टिस से ही इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसको सिखाने का तरीका सिर्फ़ ये है कि अपनी आप अंग्रेज़ी सुधारें, अंग्रेज़ी पर काम करें, ताकि आपको ये समझ में आए कि ज़रूरी क्या है, गैर ज़रूरी क्या है। और एक एक चैलेंज तो ये है ही कि 1/3 शब्दों में इसे कैसे रिड्यूस किया जाए, तो हमेशा उस क्वेश्चन के व्हाय पर जाएँ। हाउ एंड वेयर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाई ऑफ एनी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों हुआ ये जरूरी है, कैसे हुआ भी कम किया जा सकता है, कब हुआ तो और भी कम किया जा सकता है। पर कोई भी इंसिडेंट्स का कुछ भी किसी प्रेसाइज रेटिंग में उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर आप फोकस करें। आप उसको एक ही शब्दों में रिड्यूस करके दोबारा उसको फेयर करें। प्रेसेस राइटिंग का ये तरीका है।